गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था मेंडलिस की आवर्त सारणी, और मेंडलिस की आवर्त सारणी के बाद मेंडलिस ने जब अपनी आवर्त सारणी दे दी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, शेरों शेरनियों, झांसी की रानियों, आ जाओ, तैयार हो जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। चलिए देखिए, कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ। क्या करना है अपने को? जीतना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जरा देखिए, और एक चीज और, साइंस में किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किताब से ही पूछा जाता है, उसकी लैंग्वेज ही पूछी जाएगी। तो एक बार किताब का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जरा देखिए, और बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। आंसर आपके सामने है, कौन सा है? हेनरी मोजले ने। मैंने कहा ना, मोजले, मोजले, मजे लेने इसके। किसके? आधुनिक आवर्त सारणी के अपन मजे लेंगे। देखिए, 1913 में कर दिया हेनरी मोजले ने। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का किया, निर्माण किया। किस आधार पर किया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई? वो बनाई गई है परमाणु क्रमांक के आधार पर। मेंडलिस ने बनाई थी परमाणु भार, यानी परमाणु का जो भार था उसके आधार, उसके बढ़ते क्रम में बनाई थी। ठीक है ना। लेकिन मोजले ने क्या बनाई? परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक सारणी बनाई है। हो गए दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम, वहां क्या था? आवर्त नियम। यहां भी क्या है? आवर्त। कुछ नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा एक शब्द का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। पिछले में भी लिखा था अपन ने कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। वहां अपन ने लिखा था परमाणु भार। क्या लिखा था? अगर परमाणु भार के आवर्ती फलन हो, परमाणु भार के आवर्ती फलन हो, तो वो हो जाएगी मेंडलिस की आवर्त सारणी। और अगर परमाणु क्रमांक के आधार, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन हो, तो ये हो जाएगी कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। बहुत आसान है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। क्लियर? क्रमांक का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। तीन क्वेश्चन हो गए आपके। फिर देखिए, आगे लिखा हुआ है कि उदासीन परमाणु नाभिक में प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। बराबर होती है। क्या बताया? किसने? मोजले ने बताया कि जो उदासीन परमाणु होते हैं, उदासीन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। अब मैं बात कर रहा हूं उदासीन परमाणु की। उदासीन परमाणु कौन सा होता है? उदासीन परमाणु मैंने 9th में आपको पढ़ाया है। उदासीन परमाणु, वे उदासीन परमाणु उसे कहते हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही वो लेता है, ना तो ग्रहण करता है ना त्यागता है, वो होता है उदासीन। जैसे मैंने लिखा हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। ये आपका हीलियम का परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नाभिक। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2। अब ये क्या है? स्थायी है। हीलियम का ये क्या है? स्थायी है। स्थायी होने के लिए क्या चाहिए? बाह्यतम कक्ष में क्या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, 8, 18, 32 का नियम अपन ने पढ़ा है 9th के अंदर, पढ़ा है कि 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे
तो ही क्या होगा, स्थायी होगा। तो ये क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, स्थायी ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ही ग्रहण करेगा। तो ये क्या है, उदासीन परमाणु है। क्या है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होगी। किस परमाणु में, उदासीन परमाणु में। क्लियर हुआ क्या, ये बात हेनरी मोजले ने बताई है। ठीक है, फिर देखिए, क्योंकि हेनरी मोजले के टाइम पेन के जो परमाणु के जो अपरमाणु है, परमाणु के जो अपरमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। देखिए, फिर यह आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है। यह आवर्त सारणी कौन सी, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, अभी अपन बनाएंगे उस आवर्त सारणी को पूरा। तो ये जो आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी क्या कर रही है, ये आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही बताती है, इनका क्रम बताती है एग्जैक्ट, कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या। अभी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए, इस आवर्त सारणी को दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब 11th में जाओगे तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना। एस ब्लॉक के अंदर आप जो कक्षा पढ़ते हो ना, उसी के अंदर है। एस ब्लॉक में 2 तत्व आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब ये हुआ कि जो पहली बार इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, मान लो अपन Na ले ले, सोडियम 11। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विन्यास होता क्या है। ठीक है, अब Na का जो परमाणु है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, Na के परमाणु पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाए, मतलब पहली एसपीडी है, पहले कक्ष को एस कक्ष कहा जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, एस में जाते हैं। उसके बाद किसमें जाएंगे, उसके बाद जाएंगे पी ब्लॉक में। इसके अंदर एस भी होता है, पी भी होता है। जरा देखिए, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूं, समझिए, अच्छे समझना। देखिए, ये नाभिक हो गया, ठीक है, ये पहली कक्षा हो गई, इसे बोलेंगे एस। ठीक है, ये दूसरी कक्षा हो गई, इसमें एस भी होगा और पी भी होगा। ठीक है, तीसरी कक्षा हो गई एस पी डी। चौथी कक्षा में एस पी डी एफ, ये चारों तत्व पाए जाते हैं। पहली कक्षा में एस तत्व, दूसरी में एस और पी दोनों, तीसरी में एस पी डी तीनों, फिर चौथी में एस पी डी एफ, चारों तत्व पाए जाते हैं। ये है इनके काम। तो अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन भरता है किसमें जाता है, एस में जाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 हो गए। दूसरी में कितने जाएगा, 6। लेकिन पहले में कितने जाएंगे, एस में कितने जाएंगे, 2। एस में तो जाएंगे 2 और पी में जाते हैं 6। तो देखो, पहले कक्षा में अपन ने 2 भर दिया, दूसरी में 8 हो गए, 6 और 2 8। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया एस, फिर पी में 6 और फिर डी में 10, कितने हो गए, 18, है ना। फिर एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जोड़ लो 32 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या, फिर से देख लो, फिर से समझा देता हूं एक बार। क्या है ये एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जरा देखिए, वापस देखिए, फिर समझा देता हूं एक बार फिर से। उदासीन तो ये क्लियर हो गया आपका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलना भी बता देता हूं। ये आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जरा देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिटेल से बताता हूं। देखिए, मैंने एक परमाणु ले लिया N, ठीक है, इसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, इधर ये आपका नाभिक है और ये आपकी पहली कक्षा। पहली कक्षा में एस तत्व होता है,
दूसरी कक्षा में एस तत्व और पी तत्व दोनों पाए जाते हैं। तीसरी कक्षा में एस तत्व भी होता है, पी तत्व भी होता है, डी तत्व भी होता है, ठीक है। और चौथी कक्षा में एस, पी, डी, एफ ये चारों तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर चार तत्व होता है, एस, पी, डी, एफ। देखो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक भी आएंगे उधर, अपन ब्लॉक की बात अलग कर रहे हैं, अपन यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं कि पहले कक्षा में एस, तो इनका भरने का क्रम होता है कि एस कक्षा में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षा में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10 और एफ में कितने आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और इसका क्रम भी होता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर एफ में जाएगा। जैसे मेरे पास Na है, ठीक है ना, Na में कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मुझे किसमें भरना है इसके अंदर भरना है, तो पहले मैं भरूंगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे पास 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने भर दिए, ठीक है। अब कितने बचे मेरे पास, अब मेरे पास बचे 9। अब मुझे कितने भरने, इसमें एफ और पी दोनों है, तो पहले मैं पी में भरूंगा या एस में भरूंगा, पहले मैं भरूंगा एस में, ठीक है, क्योंकि पहले एस में जाएगा, तो मैंने एस में भर दिया 2 और पी में भर दिया 6, क्योंकि पी में 6 जाते दोनों क्या दोनों कितने हो गए, दोनों मिलके हो गए 8। ये लीजिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये एस और पी के अंदर। अब 3 है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन कितना बचा है मेरे पास 8 तो 10, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, एक और भर सकता हूं। अब डी में भरूंगा, पी में भरूंगा, एस में भरूंगा, मैं भरूंगा एस में, क्या भरूंगा एस में। ये देखिए, तो अब तीसरी कक्षा में पहले कहां गया एस में गया, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे 1s 1s 2s 1s2 2s2 1s 2s2 2p6 1s2 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाएगा 3s1। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, कुछ पल्ले नहीं पड़ा है ना। देखिए मैंने कहा था ना, ये एस कक्षा, ये एस पी, ये एस पी डी, ये एस पी डी एफ। देखो ये एस नंबर 1 क्योंकि S1 कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा में 4 नंबर आएगा, 1 नंबर एक कक्षा का, 2 नंबर दूसरी कक्षा, 3 नंबर तीसरी कक्षा, 4 नंबर चौथी कक्षा। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 1s, क्या लिखा 1s। अब बताओ S में कितने गए, S में अपने को पता है 2 गए, ये हो गया 1s2। फिर अगली कक्षा में कहां गया, अगली कक्षा में पहले किसमें जाएगा, फिर वही है पर कौन सा है 2s। 2s का मतलब दूसरी कक्षा का S, कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 गए। फिर क्या है P, कौन सी कक्षा का है दूसरी कक्षा का, 2p में कितने जाते हैं 6, 2p6। फिर तीसरी कक्षा में कौन गया S, ये तीसरी कक्षा आ गई TS, कितने इलेक्ट्रॉन गया 1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, Na का, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हुआ, 1 2 3 3 जो जिक्र किया ये है कक्षा का नंबर है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसने मोजले ने क्या किया, सारणी को ऐसे बनाया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो खुद ही सही क्रम से बन जाता है। तो आगे क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई है, देखिए ये पॉइंट पढ़िए आप, एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोशों के विन्यास समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान। इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले बताई है क्योंकि आवर्त सारणी में ये काम आएगी। एक बार से आप रफ कॉपी कर लेना, नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आगे जी। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, मेंडलीव की क्वेश्चन लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है, टुकड़ों में आता है। अब देखिए सारणी कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी को समझाइए।
देखिए सबसे पहले आपको इस तरह के बॉक्स बना लेने हैं, बहुत आसान है। लंबे बॉक्स कैसे बनाने हैं? 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसे लंबे बॉक्स कितने हैं? 18। और आधे कितने हैं देख लीजिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से आपको पहले बना देना। इधर भी वापस देख लीजिए, ये आपका 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक, और फिर आ जाएगा 13 14 15 16 17 18 6 और 7 गिनती सीख लो, ये हो गया 18। ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान रखना, 18 तक ऐसे 1 2 सीढ़ी उतरेंगे, 1 2 सामने भी ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पहले तो आप ये बना लेंगे। 18 लंबी लाइन है, पहले देख ले कैसे बनती है। 18 लंबी लाइन है, ठीक है, जिसे अपन ने क्या कहा, अभी आएंगे। और 7 कैसी है? आडी लाइनें खींचनी है। और नीचे क्या करना है? 14 ऐसे बॉक्स बना देना है, 14 ऊपर 14 नीचे बॉक्स बना देना है। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको यहां लिखना है हाइड्रोजन, यहां लिखना है हीलियम, फिर यहां लिखना है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका नियोन हो गया। नहीं हो गया? फ्लोरीन नियोन। ठीक है, फिर क्या आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। उसके बाद क्या आएगा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। ठीक है, 20 तक ही याद रखने, अपने को ज्यादा नहीं रखने। 18 हो गए। फिर है पोटेशियम, कैल्शियम, इतना ही काफी है, बहुत है। ठीक है, ज्यादा आप आगे कोई दिक्कत नहीं, इनके क्रमांक आपको पता होना चाहिए। एक हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1। हीलियम कितने नंबर पर आता है? 2। लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3। बेरिलियम कितने पे आता है? 4। ये आपका 5 6 7 8 9, ये आपका 10। फिर ये सोडियम 11 12, ये एल्यूमिनियम 13, ठीक है, 14 15 16 17 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक है, फिर आगे क्या करोगे आप? गिनती लिख दोगे, 21 22 23 24 25, इस तरह से आप गिनती लिखते जाना। ठीक है, अब देखिए गिनती लिख दोगे पूरा। फिर देखिए अब अपन बात करते हैं सारणी के बारे में। क्या कहता है? सबसे पहले मोजले ने क्या कहा? मोजले ने इसको बनाया किस आधार पे? परमाणु क्रमांक। किसके आधार पर बनाया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी 1 से लेकर 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। 1 से लेकर 7 कितने पंक्तियां होती है? क्षैतिज। देखिए क्षैतिज में ना आडी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें क्या नाम दिया? आवर्त। किसने नाम दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। वो क्यों? वो बात कौन बता रहा है? ये मोजले बता रहा है। मजे ले लिए उसने मेंडलीफ के, खुद का नाम रख दिया आवर्त। ठीक है, किसको कहा? क्षैतिज पंक्तियों को। आडी लाइनें जो होता है ना, उन्हें क्या कहा? कितनी लाइनें बताई उसने? 7। ठीक है, उसने कितनी बताई थी? उसने 6 बताई थी। इसने कितनी बताई थी? एक और जोड़ दी, 7 बताइए। ठीक है, वर्ग कितने बताए उसने? 18। 18 क्या? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी जो खड़े खाने हैं उनकी संख्या कितनी है? देखो 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18। यानी वर्ग कितने हैं? 18। कितने खड़े खाने हैं इसमें? 18 खड़े खाने। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रथम तत्व, सॉरी प्रथम आवृत की बात करते हैं। ये आपका प्रथम आवृत, ये वाला प्रथम आवृत। प्रथम आवृत में 2 तत्व है। देखो एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। 2 तत्व है क्या? प्रथम आवृत में 2 तत्व है। कौन सा तत्व है? एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। इन्हें कहा जाता है अति लघु आवृत। भाई 2 ही तत्व है ना, तो क्या कहेंगे इन्हें? अति लघु
आवर्त कहेंगे। दूसरे आवर्त में, ये दूसरा वाला आवर्त है, आडी लाइन लेनी, दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में, दोनों में, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व पाए जाते हैं। गिन लीजिए, 1 लिथियम, बेरिलियम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाले 8 तत्व हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। द्वितीय और तृतीय दोनों में कितने कितने तत्व पाए जाते हैं? 8 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए द्वितीय और तृतीय आवर्त को क्या नाम दिया? लघु आवर्त। प्रथम आवर्त है, इसका नाम क्या दे दिया? अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व पाए जाते हैं, इनको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? लघु आवर्त। यहां तक क्लियर है? वापस सुन लीजिए। प्रथम आवर्त, इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? 2 तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उसे कहा अति लघु आवर्त। और द्वितीय और तृतीय आवर्त में कितने पाए जाते हैं? 8 तत्व, इन्हें दे दिया लघु आवर्त। फिर बात कर रहे हैं चौथे और पांचवें आवर्त की। चौथे और पांचवें आवर्त, चौथे और पांचवें आवर्त दोनों में ना, दोनों मिला लीजिए। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 18 तत्व पाए जाते हैं। इन्हें क्या नाम दे दिया? इन्हें नाम दे दिया दीर्घ आवर्त। क्या नाम दे दिया? दीर्घ आवर्त नाम दे दिया, और इन्हें डी कक्षक भी कहा जाता है। अभी आगे और आ जाएगा। फिर देखिए छठे और सातवें में, छठे और सातवें, छठा और सातवां। आप बोले सर छठे और सातवें में भी तो कितने 18 होने चाहिए ना? नहीं, यहां पर देखिए, यहां मैं स्टार बना रहा हूं आपके लिए इस जगह, ठीक है। ये लीजिए, ये छठे का आधा इधर है, सातवें का आधा इधर है। इन सब में 14 तत्व है। कितने? इधर 14 है, इधर 14 है, ठीक है। 14 इधर लिख देता हूँ, 14 खाने हैं, ठीक है। छठे और सातवें, छठे और सातवें तत्व में, छठे और सातवें आवर्त में, छठे और सातवें आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं? 32 तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। देखो पहले कक्ष में कितने हैं? 2 है, तो अति लघु हो गया। दूसरे और तीसरे में कितने हैं? 8 तो लघु हो गया। चौथे पांचवें में कितने हैं? 18 तो दीर्घ हो गया। छठे सातवें में कितने हैं? 32 तो अति दीर्घ आवर्त हो गया। अब एफ ब्लॉक जो 14 तत्व है, ये जो 14 तत्व है, पहली जो श्रेणी है ये लेंथेनाइड श्रेणी है, और दूसरी जो श्रेणी है ये एक्टिनाइड श्रेणी। इनके नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली जो है ना, ये वाली, इसे नाम दे रखा लेंथेनाइड। क्या नाम दे रखा? लेंथेनाइड, ठीक है। और ये वाली जो श्रेणी है इसका नाम दे रखा है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, ठीक है। ये किसके हैं? छठे और सातवें आवर्त के ही भाग है। यहां तक क्लियर हो गया क्या? फिर देखिए, एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। आ गई ना बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। S P D F 2, 6, 10 और 14, ये बताया था। अब थोड़ा और इजी लेंगे में समझिए, इन दोनों शब्दों को समझना हो। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। दूसरा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? समान ही होती है। कैसे होती है? देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। लिथियम का नाम ले लो आप, ये लिथियम के पहले कक्ष में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है लिथियम में भी। सोडियम में ले लो, सोडियम में पहले कक्ष में आ जाएंगे 2, दूसरे में आ जाएंगे 8, तीसरे में आ जाएगा 1। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हीलियम, सॉरी लिथियम, ये आपका लिथियम, ये आपका सोडियम। तो है ना। पोटेशियम को भी ले लीजिए, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आएंगे? 8, और चौथे में कितने आ जाएंगे? 1। ये आपका हो गया पोटेशियम। तो ध्यान दीजिए, वर्ग यानी ऊपर से नीचे, ये वर्ग लंबी लंबी लाइन है, ठीक है ना। वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। वापस देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बाह्यतम कोश और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान होते हैं। पहली लाइन हो गई। देखिए वर्ग में, फिर दूसरी लाइन कि वर्ग में ऊपर से नीचे केवल कोशों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है? कोश। देखिए हाइड्रोजन में कितने कोश है? 1। लिथियम में कितने हो गए? 1 और 2 कोश हो गए, 2 कक्षाएं हो गई ना। सोडियम में कितनी हो गई? देखो 1 2 3 हो गई। पोटेशियम में कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई। तो कक्षाएं बढ़ रही है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे आते तो क्या बढ़ता है? केवल कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। लेकिन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? एक ही या समान ही रहेगा। इज दैट क्लियर हो गया? तीसरी बात करते, मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं। मेरे साथ आपको 2 चीज समझ में आ गई होगी। फिर देखिए अगली लाइन बता रही है कि एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 व 2। बात कीजिए एस ब्लॉक के तत्व कौन से वाले? ये वाले, वर्ग 1 और ये वर्ग 2। ये दोनों क्या है? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ये पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब ये जो वर्ग है ना, ये वाला पूरा वर्ग, ये कहलाएगा एस ब्लॉक। क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक। क्योंकि एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। एस ब्लॉक में 2 तत्व पाए जाते हैं। यानी एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 व 2 कहलाते हैं। मतलब 2 जो वर्ग हो गए ये एस ब्लॉक के हो गए। फिर देखिए एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं? क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु। एस ब्लॉक के तत्व कितने होंगे? ये सब क्या होंगे? ये क्षारीय होंगे। और क्या होंगे? क्षारीय धातु होंगी। क्या होगी? क्षारीय और क्षारीय धातु। ठीक है। फिर बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं 13 से 18। ये आपका 13 और ये आपका 18। मतलब ये जो तत्व है ये पी ब्लॉक के हैं। कौन से हैं? 13 से लेकर 18 तक कौन से तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। इन्हें निरूपक तत्व या मुख्य तत्व भी कहा जाता है। क्लियर? डी ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे? 3 से 12। ये आपका 3 और ये आपका 12। ये लंबे पूरा है। ये पूरा जो बीच में जो बचा है ना, ये वाला भाग, इधर ये वाला, ये इधर से, ये जो मैंने बनाया है पूरा बॉक्स आयत बन गया एक तरह का। ये जो बीच वाला पूरा पोर्शन है ये कहलाएगा डी ब्लॉक का तत्व। क्या कहलाएगा? पूरा डी ब्लॉक। इधर वाला एस ब्लॉक, इधर वाला पी ब्लॉक और ये हो गया बीच में डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व 3 से 12 होते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर? फिर देखिए डी ब्लॉक भी हो गया। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं नीचे क्षैतिज पंक्तियां होती है। क्षैतिज में आधी लाइनें होती है। 4F और 5F, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होती है वो अंतर संक्रमण होते हैं। ये देखिए ये जो सारणी है इसे कहेंगे 4F, सॉरी इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये सारणी एफ ब्लॉक के तत्व की हो गई। इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक हो गया। फिर देखिए आगे कि यूरेनियम के बाद, सारणी में आपके पास किताब होगी, किताब में देखना यूरेनियम लिखा है। यूरेनियम के तत्वों, यूरेनियम के बाद के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें परा यूरेनियम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? परा यूरेनियम। यूरेनियम आपकी सारणी है, मेरे इसमें सारणी नहीं है, ठीक है, पूरी नहीं बनाई है। सारणी के अंदर देखना है यूरेनियम के बाद के जो तत्व है उन सबको क्या कहा? परा यूरेनियम तत्व कहा है।
और देखिए आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी तत्व, दाईं ओर विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। देखो बाईं ओर मेरा बायां भाग, ये वाला भाग बायां, ठीक है, इस तरफ ये हो गया बायां, ठीक है। बायां भाग क्या होगा, विद्युत धनी होगा, क्या होगा, विद्युत धनी और धात्विक होगा इधर वाला भाग, और इधर यानी दायां, ये जो दायां भाग होगा, ठीक है, दायां भाग कैसा होगा, विद्युत ऋणी होगा, अधात्विक होगा, मतलब इधर क्या होगी, अधातु है, अधातु, इधर क्या होगा, धातु है। फिर देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, एटोनियम के नीचे सीढ़ी नुमा रेखा। अब देखिए यहां पर देखिए मैं एक सीढ़ी नुमा संरचना बना रहा हूं, देखो ये बेरिलियम, ये सिलिकॉन हो गया, ये मैंने बना दी सीढ़ी नुमा संरचना, ठीक है। मैं इसमें तत्वों के नाम भी लिख देता हूं। सिलिकॉन के बाद आ रहा है एस, गैलियम, एक और आएगा, ठीक है, ये है यूयूओ, यूयूओ करके, ठीक है। अब ये जो सीडी दिख रही है ना, ये सीडी, ये वाली सीडी जो मैंने बनाई है, ये क्या करती है, ये धातु को अधातु से अलग करती है। मतलब इधर क्या पाई जाती है, इधर पाई जाती है अधातु, क्या पाई जाती है, अधातु, इधर पाई जाती है धातु। इधर वाले जो तत्व होंगे वो धातु के होंगे, उधर वाले जो सीडी के इधर वाले जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, अधातु होंगे, ठीक है। ये जो तत्व है बेरिलियम, सिलिकॉन, गैलियम, एटोनियम और यूरेनियम, ये जो तत्व है, ये सीडी वाले तत्व, इन्हें कहा जाता है उपधातु। क्या कहा जाता है, उपधातु। धातु व धातु को अलग, ये जो सीढ़ी नुमा रेखा है ये धातु व धातु को अलग करती है, इन्हें उपधातु कहा जाता है। अब मैं ना सब इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। फिर सीधा आप क्वेश्चन लिख लिए, आंसर लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिख लीजिए। आप सीधा क्या लिखोगे कि प्रथम आवृत में कितने तत्व होते हैं, द्वितीय आवृत में, द्वितीय और तृतीय आवृत में कितने कितने तत्व होते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को समझाइए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केवल क्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है या नहीं होती है। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व वेरी इंपॉर्टेंट लेना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, और पैरा यूरेनियम तत्व कौन से होते हैं, पैरा यूरेनियम तत्व कौन से होते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये हो गई आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, और मैंने 9th क्लास में आपको ये सारणी बहुत अच्छे से बताई है कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है या नहीं होती है। ये सारी चीज अगर आप एक बार 9th क्लास का फिर से चैप्टर उठाओगे, जो मैंने पढ़ाया वो वापस रीड करोगे, तो बेफिक्र आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि 9th वाली चीज मैं 10th में नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है, जो एग्जाम आने लायक चीज उन्हें बता दी, ठीक है। थैंक यू। ये हो गई आपकी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप इसे आराम से लिख सकते हो और रिटर्न वर्क कंटिन्यू करते रहे। ये चैप्टर अपना धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।